अपन पढ़ेंगे आज निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता के बारे में आप सभी जानते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति का बहुत बड़ा मतलब जो जीवन में न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाना। हम अपने जीवन में मतलब अब कई ऐसे मतलब लोग होते हैं या जो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। मान लीजिए एक वक्त की रोटी जुटाना भी उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो निर्धनता एक ऐसा ही न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा ना करने मतलब पूरा ना करने पर, असमर्थ होने पर इस स्थिति को पर निर्धनता कहते हैं। इसके बाद निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का ना होना जो निर्धनता होती है। व्यक्ति के पास बहुत बड़ा भाग जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरे करने की निर्धनता कहा जाता है। भुखमरी और आश्रय का होना, स्वच्छ जल, सफाई सुविधाओं का अभाव, इसका एक नियमित और न्यूनतम शालीनता स्तर पर अभाव भी है। सार्वजनिक मतलब सामाजिक अपरवर्जन लोगों में आय की बहुत कम नहीं करता, बल्कि इससे कहा भी जाता है उससे क्षति भी पहुंचाता है। फिर है असुरक्षा का निर्धारण, परिसंपत्ति, असुरक्षा का निर्धारण, परिसंपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्प से होता है। फिर निर्धनता रेखा से नागरिकों को उसकी नागरिक होते हैं उनकी न्यूनतम आर्थिक स्तर जो उनकी जीवन निर्वाह के लिए क्या है आवश्यक होता है। फिर भारत में कैलोरी की आवश्यकता ग्रामीण 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति की आवश्यकता व्यक्तियों को होती है। निर्धनता का रेखा का आकलन जो निर्धनता होती है उसकी रेखा का आकलन हर 5 वर्ष में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है। जो निर्धनता है उसकी रेखा का आकलन जो हर 5 वर्ष में राष्ट्रीय प्रतिदर्श के सर्वेक्षण में कराया जाता है। फिर है भारत में निर्धनता का अनुपात 1993-94 में भी लगभग कितना है 45% से 2012 में गिरकर कितना हो गया 22% में आ गया। फिर भारत में निर्धनता का अनुपात 93-94 में कितना था 45% का और 2011-12 में गिरकर कितना हो गया 22% हो गया। उसमें अनुसूचित जनजाति के 100 में से 43 लोगों को अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या है असमर्थ है। मतलब जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो 100 में से 43 लोग ऐसे हैं जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, जो पूरा नहीं कर पाते। इसी प्रकार नगर के क्षेत्रों में 34% अनिवार्यता मजदूर जो होते हैं वो निर्धनता के नीचे हैं। तो जो मजदूर वर्ग है वो निर्धनता के नीचे है। फिर बिहार और उड़ीसा जो क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ ही 2 सार्वजनिक निर्धनता राज्य बने हुए हैं। तो इसके बाद है पंजाब हरियाणा राज्य उच्च कृषि वृद्धि स्तर पर निर्धनता कम करने के लिए पारस्परिक रूप से क्या कर रहे हैं सफल रहे। जो पंजाब है और हरियाणा है ये क्या है राज्य के उच्च कृषि वृद्धि दर के निर्धन मतलब कृषि के कारण ये जो कृषि को उन्होंने वृद्धि की है तो उससे लोगों को रोजगार मिला, उससे निर्धनता कम करने के लिए पारस्परिक रूप से भी क्या रहे सफल रहे। फिर विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन 1.9 से कम जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों के पास 1990 में 36% गिरकर अब कितनी 2015 में कितनी हो गई है लोग 10% ही रह गए हैं। ये चीन में निर्धनता की जनसंख्या चीन निर्धनता जनसंख्या 1981 में कितनी थी 88.3 थी जो अब घटकर 2008 के आकलन में आपको बता रही हूँ 14.7% और
दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान में भी निर्धनता की संख्या जो है वो 16.2% रह गई है। उसके बाद है बच्चों, आपको बताऊं बेटा, ये निर्धनता का छोटा सा एक सारांश था जो आपको मैंने बताया। आपको परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी अब आपको हल करने हैं। 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? मतलब आपको मैंने इसके पहले भी बताया है कि 1 नंबर वाले आपको जो प्रश्न है वो 30 आएंगे। आपको 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आए, 2, 3 और 4। 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन इस वर्ष आपको परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्न बेटा आपको तैयार करने हैं। तो 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 22 प्रतिशत था। तो आपको ऑप्शन है 22%, 24%, 26% और 28%। तो आपका 2011-12 में निर्धनता रेखा की जनसंख्या का प्रतिशत 22% था। उसके बाद है बेटा कि भारत में निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो मध्य प्रदेश में निर्धनता रेखा की जनसंख्या वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन है 31.7, दूसरा ऑप्शन है 30.0 और थर्ड ऑप्शन है आपका 28.5 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 24.5। तो आपका बता दूं मध्य प्रदेश में निर्धनता रेखा नीचे वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 31.7। कितना है बेटा? 31.7। फिर भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय, दूसरा असम, तीसरा बिहार और चौथा है मध्य प्रदेश। तो आपको बता दूं सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है अपना बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार, जहां पर सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है बिहार। फिर ग्रामीण भारत में निवास कर रहे एक व्यक्ति ने निर्धन कहा जाए यदि उसका दैनिक कैलोरी उपभोग निम्नलिखित में से कम है। तो जो दैनिक उपभोग मतलब जो उपभोग कैलोरी करता है उनमें है फर्स्ट ऑप्शन है 2600 कैलोरी, सेकंड ऑप्शन है 2500 कैलोरी और थर्ड ऑप्शन है 2400 कैलोरी और फोर्थ ऑप्शन है 2800 कैलोरी। तो जो दैनिक कैलोरी उपभोग में निम्नलिखित में से कम जो 2400 कैलोरी, तो सबसे कम कैलोरी कौन सी है? 2400 कैलोरी है जो दैनिक कैलोरी उपभोग निम्नलिखित में से कम है। फिर भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा। तो रिजर्व बैंक से क्या होता है बेटा? नोटों का निर्गमन होता है। जनसंख्या का जो आकलन है वो होगा आपका राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन द्वारा। वित्त मंत्रालय से अपन को बजट मिलता है ना, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से अपन अन्य आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। लेकिन जो जनसंख्या का आकलन किया जाता है वो राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन है, उसके माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का अपन क्या करते हैं? आकलन किया जाता है। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ हुई। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है वे कब प्रारंभ हुई? तो पहला ऑप्शन है 1993 में, सेकेंड ऑप्शन है 1995 में और थर्ड ऑप्शन है 1997 में। उसके बाद है फोर्थ है 2000 में। तो आपको बता दूं प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ हुई 1993 में। कब प्रारंभ हुई? अगर बच्चों एक बार के उत्तर में भी अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री योजना कब प्रारंभ हुई तो आप लिखोगे 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ हुई। फिर मनरेगा में कम से कम कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो
मनरेगा में आपको बताऊं, फर्स्ट ऑप्शन है 25 दिन का, सेकंड ऑप्शन है 50 दिन का, और थर्ड ऑप्शन है 75 दिन का, और फोर्थ ऑप्शन है 100 दिन का। तो जो मनरेगा है उसमें कम से कम दिनों का जो रोजगार उपलब्ध होता है वह 100 दिन का रोजगार क्या कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। तो अपना ये मनरेगा के कम से कम मतलब जो रोजगार जो उपलब्ध कराता है वो 100 दिन का होता है। फिर एक वाक्य में उत्तर दो, तो एक वाक्य में उत्तर दो तो निर्धनता रेखा का आकलन, जो निर्धनता है उसका रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र किस वंचित आवश्यकताओं पर आधारित होता है। तब जो निर्धनता का आकलन है वह किस आवश्यकता से क्या होता है उसका आकलन किया जाता है, वह होती है कैलोरी। इसका आंसर होगा कैलोरी। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा एक नंबर का एक वाक्य में उत्तर दो, इसका आंसर है कैलोरी। भारत में निर्धनता का अनुपात 1993-94 में कितने प्रतिशत था। मतलब भारत में 1993-94 में निर्धनता का अनुपात कितना था, तो वो था 2. इसका आंसर है 45%। तो इसका जो भारत में निर्धनता का अनुपात 93-94 में कितना प्रतिशत था, तो ये था 45% था। फिर 2004 और 5 में निर्धनता की संख्या कितनी थी, तो उसकी निर्धनता की संख्या थी 40.7 करोड़। तो 40.7 करोड़ जो थी निर्धनता की संख्या थी। फिर अनुसूचित जनजाति में 100 में से कितने लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। तो मान लीजिए अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि अनुसूचित जाति में मान लो 100 लोग हैं, तो 43 लोग ऐसे हैं जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या है, असमर्थ हैं। फिर है केरल में किस संसाधन के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। केरल में किस संसाधन के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है, तो केरल में मानव संसाधन। जो मानव संसाधन होता है उसके विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फिर राष्ट्रीय काम के बदले में अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुई। राष्ट्रीय काम के बदले मतलब जो राष्ट्रीय काम होते हैं उनके बदले में जो अनाज योजना प्रारंभ की गई वह किस वर्ष में प्रारंभ की गई, तो वह 2004 में प्रारंभ हुई। 2004 में इस योजना को लागू किया गया। फिर है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का आरंभ किस वर्ष में हुआ। वो स्वरोजगार जो योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ, तो ये 1999 में इस योजना का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। तो ये छोटे छोटे प्रश्न है बेटा परीक्षा की दृष्टि से, आप इनको देखोगे और याद करोगे। उसके बाद है बेटा कि गरीबी से क्या आशय है। गरीबी क्या होती है। निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान राजनीति पर चर्चा कीजिए। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन, तो
तो कपड़े, ईंधन, प्रकाश, शैक्षणिक व चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। तब भारत में जो निर्धनता का आकलन है वह समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्यान्न आवश्यकता, कपड़ा, ईंधन, प्रकाश आवश्यकताओं आदि को उसको पूरा करने पर विचार किया जाता है। भौतिक मात्राओं में रुपयों की कीमत पर उसे गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता आकलन खाद्यान्न आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र में कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुएं, अनाज, दूध, तेल सब मिलाकर आवश्यक कैलोरी की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। आयु, लिंग, कार्य करने की प्रकृति आदि के आधार पर भी कैलोरी को क्या किया जाता है, आवश्यकताएं बदलती रहती है। फिर 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। फिर मौद्रिक अवस्थाओं में इसका मूल्यांकन 2011-12 में व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा पर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 प्रतिमाह किया गया। फिर है, क्या आप जानते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका क्या है? तो निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका केवल एक मात्रात्मक अवधारणा है। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह है जीवन निर्वाह के लिए उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह में न्यूनतम स्तर का विषय है। फिर सन 1973 में निर्धनता की प्रवृत्ति पर चर्चा। तो योजना आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ वर्षों के लिए निर्धनता रेखा के नीचे व्यक्तियों के अनुमान लगाया और उस अनुमान को राष्ट्रीय न्यूदर्श सर्वेक्षण NSS के उपभोग व्यय और आंकड़ों पर आधारित इनको तालिका द्वारा इसका अनुमान लगाया गया। फिर है निर्धनता उन्मूलन वर्तमान सरकारी रणनीति क्या है? तो जो निर्धनता है, निर्धनता उन्मूलन है रणनीति है, उसका उद्देश्य सरकार ने वर्तमान में इसे दो कारक हैं। साधारण तौर पर इसके दो कारक हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर। तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन के लिए 1980 के दशक में आर्थिक समृद्धि हेतु विश्व में अनेक सबसे अधिक रही है। 1970 के दशक में 3.5 थी और 80 के और 90 के दशक में ये 6% के करीब पहुंच गई। और विकास की उच्च दर निर्धनता को कम करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है, निभाता है। और स्पष्ट होता है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच घनिष्ठ संबंध है और आर्थिक समृद्धि के अवसर में व्यापक बना देती है और मानव विकास के लिए निवेश आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। फिर लक्षित लक्ष्य रखकर भारत में कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार के अधिनियम 2005 में मनरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष राष्ट्रीय काम के बदले में अनाज कार्यक्रम 2004 में प्रारंभ किया गया। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में और ग्रामीण रोजगार को सर्जित करने का कार्यक्रम 1995 में। उसके बाद स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना लागू हुई, वह है 2000 में, जो अन्य योजना भी चालू की गई। तो ये लक्षित निर्धारित मतलब जो निर्धनता को निर्धनता को रोकने के लिए इतनी योजनाओं का पारित की गई है। उसके बाद है गरीबी से क्या आशय है? गरीबी का अर्थ होता है धन का अभाव। धन का अभाव निर्धनता को जन्म देता है। केवल कुछ व्यक्ति ही आर्थिक स्थिति ही गरीबी को जन्म नहीं देती, बल्कि समाज में व्यक्तियों का बहुत बड़ा भाग जब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस स्थिति में गरीबी के नाम से जाना जाता है। समाज में अधिकांश व्यक्ति को रहने, खाने और पहनने की अति आवश्यक सुविधाएं जो होती हैं उपलब्ध ना हो सकने के कारण इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं, गरीब के नाम से जाना जाता है। मतलब
से कर सकते हैं। गरीबी की पहचान बहुत सरल है, इसको परिभाषित करना बहुत कठिन है। तो अगर आप अपने आसपास टूटे झोपड़े, झुग्गी झोपड़ियां, रेलवे स्टेशनों चौराहों पर भीख मांगते भिखारी और खेतों में काम करने वाले श्रमिक को देखेंगे तो अभावग्रस्त जीवन को देखकर गरीबी की पहचान कर सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति गरीब की परिभाषा में आते हैं। गरीबी रेखा से आश्रय नागरिकों के न्यूनतम आर्थिक स्तर और जीवन निर्वाह की आवश्यकता पर होता है। तो गरीबी को पहचानने बहुत सरल है, किंतु उसको परिभाषित करना बहुत कठिन है बच्चों। जैसे कि आसपास के टूटे झोपड़ों, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवार, रेलवे स्टेशन और चौराहों पर भीख मांगने वाले भिखारी और खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को देखकर गरीबी का आकलन किया जा सकता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा 2 नंबर के छोटे छोटे प्रश्न, आप इनको ध्यान से पढ़ोगे, याद करोगे। फिर इसके बाद है बेटा कि भारत में गरीबी के लिए उत्तरदायित्व के प्रमुख, भारत में गरीबी के कारण। तो सबसे पहला कारण है तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। तो तीव्र गति से यहाँ जनसंख्या भारत में बढ़ रही है। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो विश्व का गरीबी में दूसरा स्थान है। जनसंख्या का अर्थ है वस्तुओं की मांग में अपार वृद्धि और संपत्ति का एक बड़ा भाग जनसंख्या के कार्यों को और विकास कार्यों को पूंजी नहीं मिल पाती। मतलब जो विकास कार्य है उनके लिए पूंजी नहीं मिल पाती। इस प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। फिर है पूंजी निर्माण का अभाव। तो भारत में गरीबी का दूसरा मुख्य कारण है पूंजी निर्माण का अभाव। तो पूंजी निर्माण आर्थिक विकास पर क्या होती है, आधारित होती है, वह इसे अपेक्षाकृत कम है। फिर तीसरा कारण है इसका बेरोजगारी। फिर निर्धनता का एक सबसे प्रमुख कारण होता है बेरोजगारी। क्या बेरोजगारी? निर्धनता का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगारी से समस्या व्यापक और भीषण है। यहाँ पर लगभग भारत में 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारों की संख्या निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। फिर चौथा है कीमत स्तर में वृद्धि। तो कीमत स्तर में कीमतों में के परिणाम स्वरूप मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने के कारण वास्तविक आय कम हो जाने से भारत में आय की वृद्धि दर कैसी हो जाती है, कम हो रही है और लोगों के पास उपलब्ध क्रय शक्ति का ह्रास हुआ है। तो ये हो गए आपके। फिर पांचवा कारण है असमान वितरण। तो उत्पादन के स्तर पर आय का असमान वितरण निर्धनता के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो हर किसी को समान चीज नहीं मिल पाती, इसलिए असमान वितरण के कारण ही मतलब जो है निर्धनता का मुख्य कारण ये है असमान वितरण, जिससे चंद हाथों में केंद्रीकरण हो गया है। अपार आय प्राप्त होती, जबकि अधिकांश लोगों को गरीबी रेखा के नीचे रहना पड़ता है। फिर छठवां कारण है प्रति व्यक्ति आय निम्न होना। तो भारत में जो निर्धनता का मुख्य कारण है तो प्रति व्यक्ति आय का कम होना, गरीबी व्याप्त होना। विश्व में विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का स्तर कैसा है, भारत में बहुत कम है। फिर सातवां है दोषपूर्ण विकास रणनीति। भारत में निर्धनता विषमताओं के लिए विकास की दोषपूर्ण नीति बहुत सी सीमा तक उत्तरदायित्व है। अर्थव्यवस्था के विकास का लाभ कुछ व्यक्तियों के लिए सीमित हो गया है। परिणाम स्वरूप निर्धन मतलब व्यक्ति निर्धन हो रहा है और अधिक अमीर हो रहा है। परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ है यहाँ की भारत की दोषपूर्ण विकास रणनीति है, जो इससे अर्थव्यवस्था के विकास से कुछ लाभ व्यक्तियों को सीमित, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं सीमित हो गए हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन होता जा रहा है, अमीर अधिक और अमीर होता जा रहा है। और शिक्षित और सुविधाएं संपन्न व्यक्तियों के पास बढ़ने के अवसर कैसे हैं, उपलब्ध हैं। धन अभाव के कारण निर्धन व्यक्ति उच्च तकनीक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और शासन द्वारा योजनाओं के अवसर है उपलब्ध कराए गए, लेकिन रोजगार के अवसर भी बहुत धीमे हैं।
में गरीबी का फिर मुख्य कारण है सामाजिक कारण। भारत में प्रचलित सामाजिक और सांस्कृतिक कारण निर्धनता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। समाज में व्याप्त जाति प्रथा, उत्तराधिकार का नियम, निरक्षरता, भाग्यवादिता और धार्मिक रूढ़िवादिता लोगों के नए विचार और तकनीकी को अपनाने से क्या करता है, रोकता है और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्माण निभाने और झूठी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए लोग फिजूल खर्ची करते हैं और निर्धन बने रहते हैं। तो ये आपने देखा बेटा, भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में गरीबी के प्रमुख कितने कारण हैं? 8 कारण हैं। पहला है तीव्र गति से जनसंख्या का बढ़ना, दूसरा पूंजी निर्माण का अभाव, तीसरा है कीमत स्तर में वृद्धि, तीसरा है बेरोजगारी, चौथा है तीव्र स्तर में कीमत स्तर में वृद्धि और असमान वितरण, प्रति व्यक्ति निम्न आय, दोषपूर्ण विकास रणनीति और 8वां है सामाजिक कारण। तो बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न थे। आपको आज अपन ने निर्धनता एक चुनौती, आपने अर्थशास्त्र मतलब 9वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के चौथे भाग अर्थशास्त्र का ये आपने आज आखिरी अध्याय का अध्ययन किया। आपका अर्थशास्त्र वाला पार्ट बेटा पूरा हुआ। इसके अनुसार अब आपको परीक्षा की तैयारी करनी है और कॉपी में प्रश्न उत्तर लिखें, याद करें। धन्यवाद।